हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस स्टोरी का पार्ट 45 और 48 लेके आ चुका हूं और बिना किसी डीले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। सुनो, तुम्हारी ये लाडली बेटी अपनी इस भयानक गलती को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बेटी, पिताजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कृपया मुझे मारना बंद कीजिए। गुस्से में, क्या तुम्हें पता भी है कि चेन परिवार का रसूख और ताकत क्या है? चेन जिंगजी के पिता चेन होंग शाही अंगरक्षकों के सबसे बड़े अधिकारी एडमिरल यांग जियान के ससुर हैं। और याद रखना, यांग जियान के सिर पर खुद महान सलाहकार ग्रैंड प्रीसेप्टर काई जिंग का हाथ है। क्या तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा है कि मैंने, जिमिन किंग ने, इस शादी के रिश्ते को पक्का करने के लिए कितनी बेशुमार चांदी पानी की तरह बहाई और कितने ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल किया? हम यांग जियान और ग्रैंड प्रीसेप्टर काई जैसे बड़े लोगों से मुलाकात करने ही वाले थे, और तभी तुमने सबके सामने उस मामूली चाय बेचने वाले के साथ रोमांस करना क्यों जरूरी समझा? और तो और हद तो तब हो गई जब तुमने उसे सरेआम खुद को छूने दिया। मैं आज तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। स्वामी जी, मैं हाथ जोड़ती हूं, कृपया शांत हो जाइए और उसे मारना बंद करें। जब से आप घर से बाहर गए थे और वापस नहीं लौटे, तब से घर की बड़ी बेटी ही सारा कामकाज और जिम्मेदारी संभाल रही है। तुम चुप रहो, दूसरी मैडम लीजी आवर। अगर आप आधे महीने से ज्यादा समय तक घर नहीं आते तो बड़ी बेटी को खुद सामान की जांच करने बाहर नहीं जाना पड़ता, और ना ही आज उसे इस शर्मनाक मुसीबत का सामना करना पड़ता। जिमेन किंग गुस्से में लात मारता है। बड़ी माँ, दूसरी माँ, तुम एक मामूली वेश्यालय की रखैल हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे उपदेश दो और सही गलत समझाओ। याद रखो, तुम मेरे द्वारा खरीदी गई महज एक खिलौने जैसी हो। स्वामी, रहम करें, उसे मारना बंद करें। आज मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा बोलने का सबक सिखाऊंगा। आह, हे स्वामी, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी, बस कीजिए। हम हम इस मामले को दबाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। हम सबको रिश्वत दे देंगे। जिन जिन लोगों ने उस दृश्य को देखा है, उन सबका मुंह चांदी से बंद कर दीजिए। बस शहर में ये अफवाह फैला दीजिए कि वो कोई गलत हरकत नहीं थी, बल्कि कानों में हवा भरकर सांस छोड़ने की एक विशेष प्राचीन तकनीक थी, जिससे बड़ी मिस की जान बचाई गई। दुनिया को बताइए कि जियांग हू मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इस तरह की प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की पद्धतियां मशहूर हैं। चलो, कम से कम तुमने आखिरकार कोई समझदारी की बात तो की। नया शिकार और षड्यंत्र, लायन टावर। अहम के साथ आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है। मैं आज बर्बाद हुआ एक एक पैसा सूद समेत वापस कमा लूंगा, क्योंकि मैंने हाल ही में एक नए शिकार पर अपनी नजरें टिका ली हैं। और जहां तक उस वूझी का सवाल है, मैंने उसके नाम का बदला अपने दिल में नोट कर लिया है। स्थान, यांगू काउंटी का लायन टावर। काउंटी डिफेंडर सन। मैं आप दोनों को एक खास बात बता दूं, यांगू काउंटी में जो खूंखार बाघों का खतरा मंडरा रहा है, उसकी जानकारी अब बड़े दफ्तर, प्रीफेक्चरल ऑफिस तक पहुंच चुकी है। सन, ये खबर मैंने ही ऊपर तक पहुंचाई थी। खबर फैल गई है कि यहाँ का निकम्मा मजिस्ट्रेट लापरवाही कर रहा है और हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जबकि बाघ लोगों को मार रहे हैं। देखना, कुछ ही दिनों में ऊपर से जांच की गाज उस पर जरूर गिरेगी। लेकिन सन साहब, जब बाघों को मारने की बात आई थी, तो क्या आप ही नहीं थे जो ये कहकर काम टालते रहे कि हमारे पास पर्याप्त सिपाही नहीं हैं और हमें और गहराई से सोचना होगा? यानी तुम कहना क्या चाहते हो? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि हम जैसे साधारण लोग उस आदमखोर बाघ से अकेले कैसे लड़ सकते हैं? काउंटी डिफेंडर सन तो असल में हमारी सुरक्षा की चिंता कर रहे थे। जाहिर है कि ऐसे खतरे के लिए एक अचूक और पक्की योजना की जरूरत होती है। क्या मजिस्ट्रेट उस वूझी को काउंटी का रक्षक नियुक्त करना चाहते हैं? बहुत अच्छे, मैं इस बाघ के खतरे को वूझी के लिए मौत का फरमान बना दूंगा। मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो और सबको बता दो, यांगू काउंटी में मेरा कोई भी पुराना सिपाही या अधीनस्थ वूझी की मदद नहीं करेगा। जब वो बाघ के हाथों मारा जाएगा, तब मैं तुम सबको बड़ा इनाम दूंगा। आप बेफिक्र रहें साहब, वूझी हमें सोने के सिक्के भी देगा तो भी हम उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि वो अकेला निहत्था उस बाघ से कैसे लड़ता है। हे, उसी समय वूझी के घर पर स्वयं से। क्या उन पुरानी कहानियों की तरह यहां भी लकड़ी के भारी धनुष या पत्थर फेंकने वाली मशीनें बनाना सही होगा? नहीं, ये तो बचपना होगा। अगर मैंने ऐसी चीजें बनाई तो दुश्मन तुरंत उनकी नकल कर लेगा।
असली बढ़त तो तभी मिलेगी जब मैं बारूद वाली आधुनिक हथियार फायर आर्म्स बनाऊं। अगर दुश्मन को मेरा हथियार युद्ध के मैदान में मिल भी जाए तो भी उसे दो दिक्कतें होंगी। पहली, उसे चलाना नहीं आएगा, और दूसरी, उसे ये समझ नहीं आएगा कि इसे बनाया कैसे गया है। मैं हथियार बनाने के हर हिस्से का काम अलग अलग कारीगरों को दूंगा ताकि ये राज पूरी तरह गुप्त रहे। इस समय सोंग राजवंश में फायर लैंस, बारूद वाला भाला चलता है। यहाँ लोहा गलाकर स्टील बनाने की तकनीक कोफ्यूजन स्टील भी काफी अच्छी है। अगर मैं इसमें थोड़ा सुधार कर दूं तो मैं हैंड कैनन, हाथ से चलने वाली छोटी तोप और 3 बैरल वाली बंदूकें आसानी से बना सकता हूं। मैं कल ही शहर के सबसे माहिर लोहार को ढूंढकर इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन, मेरा मतलब है कि आयरन वर्क्स, लोहार की दुकान। गुरुजी, आपकी कुशलता की बहुत चर्चा है। क्या आप इस विशेष वस्तु को देख सकते हैं? और क्या आप इसकी हूबहू नकल कर सकते हैं? हैरान होकर, हे भगवान, ये तो जानलेवा चीज लग रही है। क्या तुम सच में कोई खतरनाक हथियार बनाना चाहते हो? आप घबराइए मत, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मैं यांगो काउंटी का नया नियुक्त किया गया काउंटी रक्षक वूजी हूं। बात यह है कि यामेन में जो पुराने हथियार मौजूद हैं वे मेरी चलाने के लिए सुविधाजनक नहीं हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे लिए एक विशेष रूप से संशोधित भाला तैयार कर सकते हैं? आप कानूनी चिंता ना करें, मैं काउंटी यामेन से सभी जरूरी कागजी कार्रवाई और आधिकारिक दस्तावेज समय पर पूरे करवा लूंगा। तो आप सरकार की तरफ से आए हैं, ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन सच तो ये है कि मैं इस तरह का जटिल हथियार अकेले नहीं बना सकता। आप क्या कर सकते हैं? अंदर से एक आवाज, टैंग एयर, रुक जाओ, उसे अंदर आने दो। लेकिन मिस, आप जानती हैं कि बाहरी लोगों का अंदर आना। टैंग एयर, क्या बात है? क्या तुम अब मेरी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझ रहे हो? माफ करें, क्योंकि मिस ने स्वयं आपको आमंत्रित किया है, इसलिए कृपया आप अंदर जाइए। तो आप ही हैं वो मशहूर वू जी जो बाजार में चाय का सूप बेचते हैं? मैंने आपकी बनाई दूध वाली चाय पी है, वो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाय का व्यवसाय करने वाले मैनेजर वू इतने सक्षम और बहादुर योद्धा होंगे, जिन्होंने अपनी वीरता से अकेले ही 1 दर्जन से अधिक खूंखार डाकुओं को मार गिराया। वो वू जी के हथियार को देखती है। बस एक बात खटक रही है, इसकी लंबाई इतनी कम क्यों रखी गई है? वू जी मुस्कुराते हुए, महोदया, किसी की कमियों को उजागर करते समय क्या आप थोड़े और विनम्र नहीं हो सकते? क्या आप हमेशा इतनी खरी और सीधी बात करती हैं? खैर, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं महोदया? मिस तांगलोंग। मेरा नाम तांगलोंग है। वो चौंक कर, तांगलोंग? क्या आप ही वो प्रसिद्ध सोने के सिक्के जैसे धब्बेदार तेंदुए, गोल्ड कॉइन स्पॉटेड लेपर्ड तांगलोंग है? तांगलोंग लड़की, वो तो मेरे ही कबीले का एक चचेरा भाई है। वो बस एक मामूली जुआरी है जो अपना काम ठीक से नहीं करता और सारा समय बर्बाद करता है। उसे थोड़ी बहुत शोहरत सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि वो पुरुष है और समाज पुरुषों को महत्व देता है। अगर सच कहूं तो लोहारगिरी में उसका कौशल स्तर बस औसत दर्जे का ही है। वो मन में, इतिहास और कहानियों में तो कहा गया है कि तांगलोंग की लोहारगिरी की कला बेजोड़ है। उन्होंने एक बार ऐसा अद्भुत हुक्नुमा दरांती भाला बनाया था जिससे लियांगशान की सेना के लिए अनगिनत घातक हथियार तैयार किए गए थे। मुझे इस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने महान कारीगर को भी साधारण बताएगी। क्या ये मुमकिन है कि ये लड़की हुनर में उससे भी बेहतर हो? मुझे बहुत आश्चर्य होगा और खुशी भी कि क्या आप इस जटिल आग्नेयास्त्र फायर आर्म को देख सकती हैं और क्या इसकी नकल कर सकती हैं महोदया? देखिए, इसे सामान्य रूप से बनाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसे ऐसा बनाने में है कि ये बैरल के फटने के बिना लगातार फायरिंग करने में सक्षम हो सके। इसमें साधारण कच्चा लोहा, कास्ट आयरन बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत भंगुर होता है। जैसे ही आप फायर करेंगे, दबाव से ये तुरंत फट जाएगा। इसके लिए हमें प्राचीन कोफ्यूजन स्टील प्रक्रिया का उपयोग करना होगा। इसमें गढ़ा हुआ लोहा, रॉट आयरन हड्डी की तरह मजबूती देता है और कच्चा लोहा मांस की तरह लचीलापन देता है। इन दोनों को एक साथ रखकर भट्टी में अच्छी तरह गर्म किया जाता है, जिससे पिघला हुआ कच्चा लोहा धीरे धीरे गढ़े लोहे की रीशों में समा जाता है। फिर इसे हथौड़े से बार बार गढ़ा जाता है।
इस तरह जो पदार्थ तैयार होता है उसमें कठोरता और कोमलता दोनों का अद्भुत मेल होता है और तभी ये बारूद के भयानक विस्फोट को सहन कर सकता है। और अंत में अत्यंत उत्कृष्ट कारीगरी की भी आवश्यकता होती है। नली बैरल की दीवार हर जगह एक समान मोटाई की होनी चाहिए। इसके अलावा थूथन को मजबूती से सील करना और आग सुलगाने वाला टच होल सही जगह ड्रिल करना, इनमें से कोई भी छोटा सा चरण अगर गलत तरीके से किया गया तो हथियार बेकार हो जाएगा। महोदया, जब तक आप इस काम को पूरा कर सकती हैं तो मैं आपको तय पारिश्रमिक तो दूंगा ही, साथ ही इनाम के रूप में एक और बेशकीमती चीज भी भेंट कर सकता हूं। ये जो अगरबत्ती धूप मेरे पास है, ये आपके पास मौजूद किसी भी अगरबत्ती से 100 गुना बेहतर और सुगंधित है। क्या आपका ये दावा वाकई सच है? ये पूर्णतः सत्य है। सोंग राजवंश के महान सम्राट गाओजोंग झाओ गाओ ने प्राचीन मोम और असली अगरवुड को आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। इसमें उन्होंने बोर्नियो कपूर, असली कस्तूरी, गार्डेनिया की ताजा फूल और अन्य दुर्लभ सामग्री मिलाई थी, जिससे एक ऐसी दिव्य धूप तैयार हुई जो वास्तव में असाधारण थी। मेरे प्यारे छोटे भाई वूझी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस आदमखोर बाघ का शिकार करना जानलेवा और खतरनाक है, लेकिन यकीन मानो इस समय मेरे पास सचमुच कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। बड़े भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाघों के इस खतरे के संबंध में आपका ये छोटा भाई स्वाभाविक रूप से उन्हें खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। बहुत अच्छा। आपको जिस भी सहायता या हथियार की आवश्यकता हो, आप बेझिझक मुझसे बोलें। बस याद रखें, आपको अपनी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप अनुभवी शिकारियों, यामीन के धावकों और माहिर तीरंदाजों को अग्रिम पंक्ति में आगे रख सकते हैं। गार्डन कॉरिडोर, बगीचे का गलियारा। गोंग सुनवान, बिग ब्रदर वू, मेरा एक निवेदन सुनिए। क्या आप कृपया उस भयानक बाघ से लड़ने के लिए जंगल में नहीं जा सकते? गोंग सुनवान की वूझी के प्रति अनुकूलता, लाइकेबिलिटी 65। नहीं वान, वो बाघ मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जबकि मैं इस काउंटी का रक्षक हूं, तो ये मेरी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी जान की रक्षा करूं। लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे सच में अपने बिग ब्रदर वू की सुरक्षा की बहुत चिंता है। अरे ओ नासमझ लड़की, तुम फालतू में डर रही हो। वो तो बस एक बड़ा कीड़ा, बाघ ही तो है। मैं, तुम्हारा बड़ा भाई वू, उसे खिलौने की तरह आसानी से कुचल कर मार सकता हूं। वैसे मिस गोंगसुन, आप मेरे बारे में अचानक इतनी घबराई हुई और भावुक क्यों हो रही हैं? क्या आप सच में इसके पीछे का असली सच सुनना चाहती हैं? बेशक, मैं तुम्हारे दिल का सच जरूर सुनना चाहता हूं, धीरे से, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। गोंगसनवान, जब तुम पिछले 3 दिनों के लिए उन गरीब ग्रामीणों की मदद करने और उनकी समस्या सुलझाने गए थे, तब यहां घर पर मैं हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचकर चिंतित थी। अब मुझे पूरी तरह एहसास हो गया है कि मुझे तुमसे गहरा प्यार हो गया है। जैसा कि इस युवती ने आदेश दिया है, अब वूझी को तुम्हारे जीवन के हर सुख दुख और बोझ को साझा करना ही होगा। सुन लो, अगर तुम उन मासूम लोगों को बचाने जंगल नहीं जाओगे तो उनकी रक्षा के लिए मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत लंबे समय तक गुजारना चाहती हूं। लेकिन वान, मैं उम्र में तुमसे बहुत छोटा हूं। मुझे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। पर मैं तो अभी केवल एक कार्यवाहक काउंटी डिफेंडर हूं, मेरा पद स्थायी नहीं है। मुझे तुम्हारी पद प्रतिष्ठा की बिल्कुल परवाह नहीं है। वान, मेरे घर में पहले से ही पत्नियां और रखैले मौजूद हैं। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। तो फिर आखिर तुम्हें दुनिया में किस बात की परवाह है? मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात की परवाह है कि क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो। सन एर्नियांग का प्रवेश। अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आती है। लगता है मैं बहुत ही गलत समय पर यहां आ गई हूं और आप दोनों की एकांत में बाधा डाल दी है। इर्नियांग की लोकप्रियता अब 100% तक पहुंच गई है। नहीं नहीं इर्नियांग, तुम बिल्कुल सही और सटीक समय पर आई हो। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी एक बहुत ही प्यारी और नई बहन से मिलवाती हूं। वानियर का आपको सादर नमस्कार है बड़ी बहन। खैर, इसे छोड़ो। तुम उस खतरनाक आदमखोर बाघ से लड़ने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें विदा करने से पहले थोड़ा सा प्यार भरा इनाम दे दूंगी। निश्चिंत रहो, इस बार जैसे ही बाघ के साथ ये लड़ाई खत्म होगी, मैं वापस आकर तुम दोनों के साथ जीवन की उत्पत्ति और भविष्य के रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। बाघ के शिकार की वैज्ञानिक योजना।
कुछ समय बीतने के बाद। ये रहे मेरे वफादार शैंडोंग हाउंड, शिकारी कुत्ते। लोग कहते हैं कि सीधे जाकर बाघ से लड़ो। अरे भाई, यहां ऐसा पागल कौन है जो बिना तैयारी के मौत के मुंह में जाए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर कोई इस धरती पर ताई सुई के देवता की तरह कोई अजेय और भयंकर योद्धा है? एक वयस्क जंगली बाघ के पंजे का वार इतना शक्तिशाली होता है कि हड्डी चकनाचूर कर दे। भले ही मेरा सिस्टम मुझे 30 सेकंड के लिए महान योद्धा ओवरलॉर्ड श्यांग यू की असीमित शारीरिक शक्ति उधार दे दे, फिर भी जान जोखिम में डालकर इतना लापरवाह होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं अपने इन शिकारी कुत्तों को बाघ के छिपने की सटीक जगह खोजने का कड़ा प्रशिक्षण दूंगा। फिर जब उसका पता चल जाएगा तो मैं उस पर अपने हाथ से बनाए हुए संशोधित ग्रेनेड और 3 बैरल वाली तोप से गोले दागकर देखूंगा कि वो मरता है या नहीं। अगर इस बार मैं सफल रहा तो मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी प्रतिष्ठा पूरे साम्राज्य में आसमान छू जाएगी और उम्मीद है कि कई और अच्छे साथी मेरे साथ काम करने के लिए जुड़ जाएंगे। अब सही समय आ गया है कि मैं जरूरी कच्चा माल खरीदूं, सोंग राजवंश के पुराने बारूद की तकनीक में सुधार करूं और कुछ शक्तिशाली ग्रेनेड तैयार करूं। मेंग युलू की जागीर पर हंगामा। स्थान मेंग युलू की जागीर, जो कोलाहल युक्त और शोर शराबे से भरी हुई है। श्रीमती यांग, बड़ी चाची। ओ मेंग युलू, हे शापित औरत, तू अपने ही पति की हत्या करने वाली एक अभिशाप है। मेरा भतीजा यांग जोंगशी कितना उत्तम और नेक इंसान था। तुम्हारी शादी को अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए और तुमने उसे अपनी मनहूसियत से मृत्यु का श्राप दे दिया। हे विनाश की दूत, तू साक्षात किसी भयानक अभिशाप का पुनर्जन्म है। तू जहां जहां कदम रखेगी वहां वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आएगी। मेंग युलू दुखी और चुपचाप खड़ी है, दूर से तमाशा देखते हुए। ये 50 ताइल चांदी के सिक्के वाकई बड़े काम के निकले। जब तक यांग परिवार की ये बड़ी चाची हर दिन यहां आकर हंगामा मचाती रहेगी और जबरदस्त बवाल खड़ा करेगी, मेरा काम आसान होता रहेगा। जब माहौल पूरी तरह खराब हो जाएगा, तब मैं सही समय देखकर शादी का प्रस्ताव रखूंगा। तब अपने परिवार की बची कुची संपत्ति की रक्षा करने के लिए क्या बेचारी मेंग युलू को मेरी हर बात माननी नहीं पड़ेगी? तो पति की हत्या का श्राप, तूने मेरे भतीजे को मार डाला। मेरे भतीजे की जान मुझे वापस लौटा दे। अचानक श्रीमती यांग का चेहरा बिगड़ता है। हाँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। श्रीमती यांग अचानक फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसे छोड़ो मत, इस कुल्टा को पीट पीट कर मार डालो। ये औरत तो साक्षात मनहूसियत है। ये एक हानिकारक राक्षसी है जिसने चाची को भी नहीं छोड़ा। वू झी का हस्तक्षेप और कानूनी चेतावनी। भीड़ लाठी और छड़ लेकर हमला करने वाली होती है, तभी वू झी पहुंचता है। सबके सब रुक जाओ, मैं इस काउंटी का रक्षक वू झी हूं। सुनो, हमारे झगड़े और मुकदमेबाजी संबंधी दंड संहिता के कानून में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है, जो लोग कानून को हाथ में लेकर बिना सरकारी अनुमति के दूसरों की हत्या करते हैं या उन्हें घायल करते हैं, उन्हें जानबूझकर की गई हत्या का दोषी माना जाएगा। अगर कोई मामूली अपराध करता है तो उसे कठोर कारावास या देश निकाला की सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन जो लोग ऐसा गंभीर अपराध करेंगे उन्हें सरेआम फांसी दी जाएगी या जल्लाद द्वारा सिर कलम करके मौत की सजा दी जाएगी। इसीलिए अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत पीछे हट जाओ। साहब रुकिए, इस अपशकुन वाली औरत ने पहले अपने पति को खा लिया और अब देखिए, इसकी वजह से बेचारी मैडम यांग की भी मृत्यु हो गई है। हम तो बस स्वर्ग की ओर से न्याय कर रहे हैं। तुम लोग स्वर्ग की ओर से न्याय कर रहे हो या सिर्फ एक अमीर और लाचार विधवा की दौलत से ईर्ष्या कर रहे हो, ये मुझे पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता चल जाएगा। वू झी झुककर श्रीमती यांग के शरीर की जांच करता है। वू झी जांच करते हुए, यहां कलाई पर कोई नाड़ी नहीं चल रही है। आंखों की पुतलियां पूरी तरह फैली हुई हैं और प्रकाश के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं दे रही हैं। छाती में सांसों का ऊपर नीचे होना भी पूरी तरह बंद हो चुका है। सब लोग अपनी आंखों से देखो, इसके शरीर पर चोट का एक भी बाहरी जख्म नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि आंटी यांग हर बार भोजन में 2 बड़े कटोरे भर के खाती थी और उन्हें चर्बी वाला मांस सबसे ज्यादा पसंद था। जब उनका शरीर इतना तंदुरुस्त था तो उनकी अचानक मौत कैसे हो सकती है? जरूर इस राक्षसी मेंग युलू ने उन्हें श्राप देकर मार डाला होगा।
मारो इसे। चुप हो जाओ, तुम ये क्या जाहिलों वाली बकवास कर रहे हो? ध्यान से देखो, मृतक का चेहरा पूरी तरह चोटिल और बैंगनी पड़ गया है और उसकी 10 उंगलियों के सिरे नीले पड़ गए हैं। ये किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि तीव्र मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक के कारण हुए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की स्थिति है, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। भीड़, ये क्या अजीब बातें कर रहा है? क्या ये किसी को जिंदा कर सकता है? वूझी मन में, अगर मैं अभी यहां सीपीआर देना शुरू भी करूं तो भी फायदा क्या? ये उत्तरी सोंग राजवंश का जमाना है। यहां ना तो अस्पताल हैं, न डिफिब्रिलेटर मशीन, न ईसीजी मॉनिटर और न ही खून के थक्के घोलने वाली थ्रोम्बोलिटिक दवाएं। हृदय की नसों को खोलने के लिए पीसीआई कैथेटराइजेशन लैब तो सदियों दूर की बात है। अफसोस कि इसे अब किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता। एक ग्रामीण, अरे साहब, ये कैसा दिल का दौरा है? ये कैसा फिब्रिलेशन है? हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी डरावनी चीजों के बारे में कभी सुना भी नहीं है। एक, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे नए काउंटी डिफेंडर वू को इस सुंदर छोटी विधवा से लगाव हो गया हो और वो जानबूझकर उसे बचाने के लिए विज्ञान का बहाना बना रहा हो? जिमिन किंग गुस्से में दूर से वूझी को देख रहा है। धिक्कार है तुम पर वूझी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे हाथ लगने वाले इस वर्जित फल को छूने की कोशिश करो? रुक जाओ, अब मैं तुम्हारी इज्जत और प्रतिष्ठा को सरेआम मिट्टी में मिला दूंगा। अरे, मेरी आंखों के सामने सिस्टम का अलर्ट चमक रहा है। पता चला है कि धूर्त और लालची जिमेन किंग भी यहीं आसपास छिपा हुआ तमाशा देख रहा है। ट्रिगर मेंग यूलू को भीड़ से बचाना और जिमेन किंग को रोकना क्वेस्ट शुरू हो चुका है। मिशन पूरा करने पर मिलने वाले शानदार पुरस्कार, मेंग यूलू की आपके प्रति अनुकूलता में +30 की वृद्धि, 3 धुरी वाला पेडल स्पिनिंग व्हील और जल चालित विशाल स्पिनिंग व्हील का विस्तृत ब्लूप्रिंट नक्शा। ये 3 धुरी वाला पेडल चरखा साधारण नहीं है, ये कताई की दक्षता और गति को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। और वो जल चालित विशाल चरखा तो भविष्य में औद्योगिक क्रांति के द्वार खोलने का एकमात्र शक्तिशाली साधन है। अगर मैंने इसे बना लिया तो अब से हमारे महान शिया साम्राज्य के हर गरीब अमीर नागरिक के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े होंगे। इस बेहतरीन उपहार के लिए धन्यवाद छोटे भाई जिमिन, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये मौका मिला है। अच्छा, तो ये बात है। मैंने भी सुना है कि लॉर्ड वो ने अकेले ही दर्जनों खूंखार डाकुओं को मिट्टी में मिला दिया था। वो साहब, आप इस अपशकुनी राक्षसी के पक्ष में खड़े होकर अपनी जीवन भर की कमाई हुई अच्छी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को बर्बाद मत कीजिए। जरा रुकिए, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए कि सोंग राजवंश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इस भयानक बीमारी को आखिर किस नाम से पुकारा। हाँ, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया। ये वास्तव में हृदय की धमनियों के अचानक टूटने का लक्षण है। मृतक आंटी यांग को पहले से ही पुराना हृदय रोग था। आज जब वे अत्यधिक क्रोधित हुईं तो उस मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना के कारण उनकी रक्त वाहिकाएं अचानक सूज गईं, हृदय की धमनियां फट गईं और उनकी मौके पर ही तुरंत मृत्यु हो गई। ये स्थिति कोई एक दिन की बात नहीं है, ये हफ्तों, महीनों और वर्षों के गलत खानपान से विकसित हुई है। इसलिए इस दुखद घटना का विधवा मेंग यूलू से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अभी इसी वक्त मौके पर शरीर की जांच करने के लिए सरकारी फॉरेंसिक विशेषज्ञ या शव परीक्षक को बुला सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, साहब सही कह रहे हैं, मेरे पास सुहेग सियांग की उन गोलियों की असली प्रिस्क्रिप्शन रसीद है जो इस बड़ी बहन ने कुछ समय पहले हमारी ही क्लिनिक से लिखवाई थी। ये दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत है कि उन्हें पहले से ही गंभीर हृदय रोग था। हमारे महान कन्फ्यूशियस ने भी कभी किसी अजीब जादू टोने वाली शक्ति या अराजक आत्माओं की बात नहीं की थी। ये बूढ़ा आदमी आज 60 साल की उम्र देख चुका है और अपनी आंखों से कई लोगों को इसी तरह अचानक मरते देखा है। वे गुस्सा कर रही थी, जोर जोर से गाली गलौज कर रही थी और अचानक उनकी सांसें रुक गईं और वे दुनिया छोड़ गए। इसका दोष किसी और के सिर मढ़ना सरासर गलत है। सत्य और न्याय के लिए साहसपूर्वक आवाज उठाने के लिए मिस जियांग और इस आदरणीय बुजुर्ग सज्जन का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, आंटी यांग की मौत के हालात अब पूरी तरह स्पष्ट हो गए हैं और ये घटना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी और सबक भी है। सबसे पहले अपनी खान पान का ध्यान रखें और हल्का आहार लें।
आंटी यांग हर भोजन में 2 बड़ी कटोरी भरकर खाती थीं और उन्हें चर्बी वाला वसायुक्त मांस सबसे ज्यादा पसंद था। याद रखिए, ज्यादा वसायुक्त और तैलीय भोजन हमारी रक्त वाहिकाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें नमक और तेल का कम सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से बना रहे। इसके साथ ही जीवन में बेवजह के क्रोध और अधीरता से बचना चाहिए। हमेशा शांति से बातचीत करना और मन को शांत रखना लंबी उम्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साहब, चलिए अब हम सब यहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सोचकर ही बड़ा दुख होता है कि बेचारी आंटी यांग इस तरह गुस्से गुस्से में अकेले ही मर गईं। वाकई ये उनके परिवार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेंग युलू का उपचार। मेंग युलू कांपते हुए, विधवा मेंग युलू का नया नियुक्त काउंटी डिफेंडर वू साहब को सादर प्रणाम और अभिवादन। काउंटी डिफेंडर वू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी समझदारी से मेरी जान बचा ली। मैडम, आप बहुत ज्यादा डर गई हैं और कमजोरी महसूस कर रही हैं। वो लड़खड़ाती है, उन्हें सहारा देते हुए। संभालिए, लगता है गिरते समय या झटके में महोदया की कमर में मोच आ गई है। मैं वूझी चिकित्सा और मालिश के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं और महोदया के इस दर्द के इलाज में मदद कर सकता हूं। वो हिचकिचाते हुए, क्या ये उचित होगा? महोदया, काउंटी डिफेंडर वू के चिकित्सा कौशल वाकई बेजोड़ हैं। उन्हें दिव्य चिकित्सक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए उन्हें एक बार अपनी जांच पड़ताल और इलाज करने दें। मैं भी यहां मौजूद रहकर काउंटी डिफेंडर वू की सहायता करूंगा ताकि सब कुछ नियमानुसार हो। उस स्थिति में मैं काउंटी डिफेंडर वू को कष्ट देना चाहूंगी। मन में, ये जियांग हुइलियन सचमुच मेरे लिए किसी दैवीय सहायता की तरह है, हर मुश्किल में मेरा साथ दे रही है। बहुत बढ़िया, मुझे एक बार फिर हमारे दिव्य चिकित्सक वू साहब को अपने अद्भुत चिकित्सा कौशल का अभ्यास करते हुए करीब से देखने का सौभाग्य मिलेगा। कक्ष का दृश्य। स्थान मेंग युलू का निजी कमरा। काउंटी डिफेंडर वू, कृपया यहां इस असहाय और विनम्र महिला की तकलीफ पर एक नजर डालें। महोदया, उचित मालिश और लेप के लिए कृपया आप अपने बाहरी वस्त्र उतारकर आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। ये कैसे संभव है? जियांग हुइलियान, महोदया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दिव्य चिकित्सक वो कोई बुरे व्यक्ति नहीं है। एक सच्चे हकीम और डॉक्टर की नजर में पुरुष और महिला के बीच कोई भेद नहीं होता। उनके लिए सिर्फ मरीज की पीड़ा मुख्य होती है। सही कहा, बिल्कुल सही। मेरा इरादा सिर्फ आपको दर्द से राहत देना है। तो ठीक है, क्या ये मुद्रा सही है? क्या मैं ऐसे ही लेटूं? वूझी अपने दोनों हाथों को आपस में जोर से रगड़कर गर्म करता है ताकि त्वचा को गर्माहट मिल सके। महोदया, घबराइए नहीं, मैं अब आपका उपचार और मालिश शुरू करने जा रहा हूं। हाँ, ये हिस्सा बहुत दर्दनाक है। यहां की नरम ऊतकों में गहरी चोट आई है और आपकी मांसपेशियों में काफी अकड़न है। मैं अपनी तकनीक से इन्हें आराम दिलाने में आपकी मदद करता हूं। महोदया, मुझे लगता है कि आप आमतौर पर शारीरिक व्यायाम ज्यादा नहीं करती हैं, इसीलिए यहां शरीर में बहुत ही ज्यादा अकड़न और तनाव महसूस हो रहा है।